नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा फिर से प्रीलिम फैक्ट में जो टॉपिक है वो है अकबर के कुछ बेसिक्स जो हैं उसके बारे में उनको जानने की कोशिश करेंगे। कई एग्जामों में ये बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले अकबर के कई क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके फाइनली सैन्य विद्रोह वगैरह और उससे संबंधित जो इवेंट थे वो डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम अकबर का बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि जो अकबर है उसका जीवन काल जो रहा है वो 1542 में उसका जन्म हुआ था अक्टूबर के महीने में, और उसकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इससे पहले अगर मैं अकबर के जन्म के बारे में बात करूं तो अकबर का जो पिता था वो था हुमायूं। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ कई युद्ध लड़े। ठीक है ना। हुमायूं ने अपने शासनकाल में जैसे दोहरिया का युद्ध है, जैसे कालिंजर का युद्ध है, जैसे चौसा का युद्ध है, और फाइनली जब अकबर को जब हुमायूं को भारत से एक बार जाना पड़ा था अफगान में, फारस में, तो वो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हैं। वो हुआ था 17 मई 1540 के करीब में हुआ था। फाइनली वहां अकबर को हुमायूं को पूरी तरह क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। तब हुमायूं अपनी जान बचा करके फारस चला गया था। ठीक है ना। उस समय हुमायूं की शादी नहीं हुई थी। वहां उसने अपने निर्वासन के 15 साल व्यतीत किए थे, और वहीं पर उसने उसी दौरान 1541 में अपनी शादी जो हिंदाल था, वो हिंदाल के गुरु, इनका नाम था मीर बाबा दोस्त, जो फारसी भाषी सिया थे, उनकी बेटी से, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से क्या किया उसने, निकाह किया 1541 अगस्त 1541 में। ठीक है ना। तो निकाह के बाद जैसे ही हुमायूं वापसी की ओर आया था, तो सिंध में अमरकोट एक जगह पड़ती है। तो उस अमरकोट में जो वहां के राजा थे बीरसाल, उन बीरसाल के दरबार में, उनके महल में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। किसके गर्भ से, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। कब होता है दोस्तों, तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है ना। तो जन्म के प्रारंभिक दिनों में, अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में, तो हुमायूं के भाई मतलब अकबर के चाचा, इनका नाम अस्करी था, अस्करी के संरक्षण में शुरुआती जीवन व्यतीत होता है। उसके बाद अकबर को कैद कर दिया जाता है कामरान के द्वारा। ठीक है ना। कामरान भी हुमायूं का भाई ही था। ठीक है ना। तो कामरान के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। फिर हुमायूं की जब वापसी होती है लगभग 1545 में, तो कामरान से हुमायूं को संघर्ष करना पड़ता है। उसके साथ साथ 1545 में अनेक संघर्ष किए उसने, काबुल, कंधार वगैरह इनको जीता हुमायूं ने। ठीक है ना। उसके बाद में लाहौर को जीता, 1555 में समथिंग लाहौर को भी जीता। ठीक है ना। फाइनली तब क्या होता है कि कामरान से जब संघर्ष हुमायूं का होता, उस समय अकबर को कामरान किले पर लटका देता है। तो अकबर का जीवन एक संकट में शुरू से ही था। ठीक है ना। उसके माँ बाप बाहर रह रहे थे, शासनकाल हुमायूं से छिन गया था। तो अकबर का शुरुआती जो दौर था वो ज्यादा खासा नहीं रहा। ठीक है ना। तो जब उसे कामरान किले से लटका देता है, फाइनली 1546 में जब कामरान से संघर्ष चल रहा होता है, हुमायूं तोफ चला रहे होते हैं युद्ध में। ठीक है ना। तो फाइनली 1546 में अकबर जो है अपने माता पिता से मिल लेता है, उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो तब उस बाल्यावस्था में ही जो लाहौर और कंधार था, उसे जीतने के बाद लाहौर और गजनी की सूबेदारी किसको दे दी जाती है, अकबर को ही दे दी जाती है, बाल्यावस्था में ही। ठीक है ना। किसकी, तो पूछ लेगा। सर्वप्रथम अकबर को गजनी और लाहौर की क्या मिल जाती है, सूबेदारी मिल जाती है। ठीक है ना। तो यही जब 1546 में पहली बार अकबर अपने माता पिता को प्राप्त होता है वापसी के दौर में, तो यही उसका नाम रखा जाता है इनके द्वारा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ध्यान रखना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पहले नाम नहीं था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाद में इसका नाम रखा जाता है 1546 में। ठीक है ना। ध्यान रखना, हुमायूं की मृत्यु के बाद
जब हुमायूं की मृत्यु का समय था लगभग 1556, ठीक है ना, तो अकबर उस समय पंजाब में सिकंदर सूर से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। कहां? पंजाब में। किससे युद्ध कर रहा था? सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, जिस समय हुमायूं की मृत्यु का समय था, ठीक है ना। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसी समय पंजाब के गुरदासपुर के पास एक जगह पड़ती है कालानौर। तो कालानौर में अकबर को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा राज्याभिषेक कराया जाता है। ये चीज याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि मिर्जा अबुल कासिम द्वारा अकबर को 14 फरवरी 1556 को क्या करा दिया जाता है? राज्याभिषेक करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब राज्याभिषेक के बाद उसे सबसे पहला जो संकट झेलना पड़ा था वो मोहम्मद आदिल शाह सूरी से झेलना पड़ा था, ठीक है ना। अब तभी जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, अकबर के बाप की मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर की एज थी 14 ईयर, 14 वर्ष एज थी दोस्तों। तो उस 14 वर्ष की एज में तो बहुत ज्यादा इतने बड़े शासन को संभालना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस समय ये बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 1556 से लेकर के 1560 तक लगभग 4 वर्ष अकबर जो है वो बैरम खां के संरक्षण में रहा था, ठीक है ना। और अकबर ने बैरम खां को उस समय अपना वजीर भी बनाया था और बैरम खां को खाने खाना की भी उपाधि दी थी, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं अकबर के भाइयों की बात करता हूं तो अकबर का भाई सलीम, जिसे बाद में जहांगीर बोला गया, वो अकबर का सबसे बड़ा भाई था, हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा, ठीक है ना। तो उसी में एक था मुराद और एक था दानियाल, ठीक है ना। ये अकबर के संतान थी, ठीक है ना। संतान थी, भाई नहीं, संतान, ठीक है ना। तो ये आपस में सलीम, मुराद और दानियाल, ये इसकी क्या थी? संतान थी। मुराद और दानियाल अकबर के जीवन काल में ही क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर का सबसे बड़ा जो बेटा था, इसे भाई ने लिख के पुत्र लिखोगे, ठीक है ना, अकबर के पुत्र थे, ठीक है ना। तो जो सलीम था वो सबसे बड़ा था, जिसे आगे जाकर के जहांगीर बोला गया था, ठीक है ना। अकबर के मैं गुरु की बात करूं दोस्तों तो बैरम खां, जिनके संरक्षण में अकबर रहा था। उसके बाद मुल्ला पीर मोहम्मद, ये भी उनके क्या थे? गुरु थे। अकबर के समय अगर मैं विद्रोह की बात करूं तो काफी सारे विद्रोह हुए थे, ये मैंने सब तुम्हें क्लास में करवा दिया, यहां मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ ये जरूर बताया कि पहला विद्रोह जो अकबर का 1564 में हुआ था वो उज्बेकों के साथ हुआ था, ठीक है ना। और अकबर की जो अंतिम विजय थी दोस्तों वो 1601 में अकबर ने असीरगढ़ का किला फतेह किया था। ये बोला भी जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खुलवाया था, ठीक है ना। अकबर का एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो अकबर ने राजपूतों के साथ नीति 2 आधार पर बनाई थी। एक तो दमन के आधार पर, कुछ राजपूतों के साथ दमनात्मक व्यवहार किया अकबर ने, और कुछ के साथ समझौता, जिसे हम अकबर की सुलह कुल नीति भी कहते हैं। सुलह कुल नीति के तहत ही अकबर ने वैवाहिक नीति को फॉलो किया था, मतलब समझौता के तहत। जैसे अकबर जब मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहा था तो उस समय वहां के जो राजा थे उनकी बेटी हरकाबाई से अकबर ने क्या की थी? शादी की। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया, सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध अकबर ने किनके साथ किया? तो कुशवाओं के साथ किया था, ठीक है, कछवाई जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो अकबर ने जो लोग आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनके साथ दमनकारी नीति फॉलो करता था, जो आसानी से स्वीकार कर लेते थे उनके साथ मतलब सुलह कुल की नीति फॉलो करता था, ठीक है ना। तो इसका एक उद्देश्य ही था कि आधीनता को, मगर मुगल आधीनता को राजपूतों द्वारा स्वीकार करना, ठीक है ना। तो इसमें उसने आधीनता स्वीकार के बाद 2 चीजें फॉलो करता था। एक तो अकबर के जिस राज्य को राजपूतों के जिस राज्य को आधीनता स्वीकार करनी होती थी उनको अकबर को वार्षिक नजराना देना होता था, और जब उन राज्यों में कोई विवाद की स्थिति आती थी तो मुगल उसमें मध्यस्थता की क्या करते थे? भूमिका निभाते थे। दूसरी एक काम यह भी किया कि मुगल ने राजपूत शासनकाल में राजपूतों के राज्यों में जो भी राजपूतों के सिक्का चलते थे उनको सिक्का चलने का अधिकार राजपूतों से छीन लिया था और शाही सिक्के चलने का वहां पर प्रचलन जारी किया था, ठीक है ना। दूसरी बात, अकबर उनको आधीनता स्वीकार करने पर फिर क्या सहायता करता था? तो मुगल हमेशा सेना से लेकर के और अन्य सीमा से लेकर के सभी सुरक्षाएं राजपूतों की कौन करते थे? मुगल करते थे। और हस्तक्षेप की नीति भी राजपूतों के साथ अकबर ने फॉलो की थी, ठीक है ना। और बिना किसी भेदभाव के राजपूत मुगल सेना में
आ सकते थे, ठीक है ना, उनको वहां पर लिया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति, ठीक है ना। इसका बहुत फायदा भी हुआ। इसका फायदा ये हुआ दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में जो भी विद्रोही थे, अमीर वगैरह या अन्य जो उलेमा वगैरह जो थे, अफगानी वगैरह जो थे, ये जो अकबर के दरबार में जो थे, तो अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में लेकर के उनको काउंटर बैलेंस किया था, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अकबर के पक्ष में राजपूत रहते थे तो उनकी अकबर ज्यादा सुनता बुनता नहीं था, ठीक है ना। तो एक शक्ति, एक सैन्य सहायता भी राजपूतों से मिलती रहती थी, ठीक है ना। अब वही हम बात करें अकबर के दरबार में, अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति भी कर रखी थी। क्यों? दरबार के शासन को सुदृढ़ीकरण बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अकबर के 9 रत्नों में पहला जो था वो था बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम था महेश दास, हिंदू था ये, ठीक है ना। और ये वो हिंदू था जिसने, वो पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही, जिसे हम तौहीद ए इलाही बोलते थे, उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। तो बीरबल को काम दिया गया था सैन्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, और तो और कवि भी था ये उसके दरबार में, और विशेष सलाहकार के रूप में भी अकबर के दरबार में क्या करता था, मतलब सेवा देता था। वहीं दूसरा थे मियां तानसेन। तो मियां तानसेन अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे, ठीक है ना। वहीं एक थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखा है, ठीक है ना। तो ये अकबर के दरबार में प्रमुख लेखक के रूप में भूमिका निभाते थे। वहीं हम फैजी की बात करें, अकबर के ही बड़े भाई थे फैजी, ठीक है ना। अकबर के नहीं, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक तो ये प्रसिद्ध फारसी कवि थे, तो अकबर के दरबार में कवि के रूप में भी भूमिका निभाई थी। और अकबर के जो बड़ा पुत्र था उसको गणित के शिक्षक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट थे 5 में राजा मानसिंह, जो भारमल थे, जिनकी बेटी से अकबर ने अजमेर जाते समय शादी की थी, ठीक है ना। एक प्रकार से राजा भारमल अकबर के कौन थे, ससुर, उनका पौत्र था राजा मानसिंह, ठीक है ना। इसे प्रमुख सेनापति बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये भी 9 रत्नों में से था। नेक्स्ट थे राजा टोडरमल, ये अकबर के दरबार में राजस्व एवं वित्त मंत्री थे, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण राजस्व की प्रणाली को निखारने का, सुधारने का प्रबंध इनके पास था। तब इन्होंने देहसाला पद्धति वगैरह, जब्ती व्यवस्था वगैरह या टोडरमल व्यवस्था का क्या किया था, स्थापना की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा को किचन में प्याज ज्यादा पसंद थी, इसीलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा। और ये ऐसे व्यक्ति थे कि बात काटने वाले ज्यादा थे, हर एक बात का इन पर आंसर होता था। तो ये अकबर के दरबार में एक सलाहकार के रूप में क्या करते थे, भूमिका अदा करते थे। वहीं थे 8 में थे फकीर अजुद्दीन, ये सूफी फकीर थे, ठीक है ना। और प्रमुख सलाहकार के रूप में क्या करते थे, भूमिका निभाते थे। अंतिम 9 रत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के खुद के शिक्षक थे और बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है ना। तो इनको खाने खाना की उपाधि जो दी थी वो अकबर ने ही इनको खाने खाना की क्या दी थी, उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये अकबर से संबंधित कुछ बेसिक डिस्कशन था। तो फाइनली हमें यह समझ में आया कि अकबर ने बहुत ज्यादा कट्टरता की नीति नहीं अपनाई थी। अकबर बहुत सामंजस्य और विशाल दिमाग रखने वाला बुद्धिमान, तेज बुद्धिमान व्यक्ति था। इसीलिए वो मुगल काल में सम्राट, महान सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने किसी एक धर्म के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया, कभी किसी एक वर्ग और समुदाय के साथ नहीं गए, जहां भी लगा सामंजस्य की नीति को फॉलो किया, राजपूतों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया, ठीक है ना। और जहां जहां इन्हें ऐसा लगा कि विद्रोह उत्पन्न हो सकता है वहां से उन्होंने बचने का भी प्रयास किया। जब हम अकबर के दक्षिण अभियानों को सुनते हैं तो अकबर के दक्षिण अभियानों का उद्देश्य ये था, दक्षिण भारत में साम्राज्यवादी नीति को स्थापित करने का उद्देश्य था कि पहले तो दक्षिण भारत तक साम्राज्य को क्या किया जाए, विस्तारित किया जाए। उसके साथ साथ जो तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगाली लगे थे उनको समुद्र की ओर धकेल दिया जाए, मतलब उनको तटों से हटा दिया जाए। ये दक्षिण भारत में जाने का अकबर का क्या था, एक तो बहुत अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया जाए, ठीक है ना, दक्षिण के क्षेत्र भी अपने अंदर स्थापित किए जाए। दूसरा, जो तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगाली लगे थे उनको भी तटों से हटाने का एक उद्देश्य था। तो फाइनली सभी के शासनकाल में अकबर के शासनकाल को बहुत प्रमुख शासनकाल माना जाता है। इसके शासनकाल की तुलना अशोक के शासनकाल से
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से इसीलिए की जाती है कि अकबर को अपने शासनकाल में जहां पुराने जो राजा थे जिन्होंने अपने यहाँ एक प्रकार से मतलब सकारात्मक नीति अपनाई थी, जिनका परिणाम भी सकारात्मक निकला था, वो सब अपने शासनकाल में अकबर ने फॉलो किया था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेस्ट डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।